हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सर जी के जीएस का होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसका मैं रिवीजन करवाता हूँ। आज मेरा सतवा मतलब 7वां क्लास है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत यम पर विशेष ध्यान दिया गया। जो यम है ना, ये क्या होता है ना, एक लघु उद्योग होता है। क्या होता है यम क्या होता है? लघु उद्योग होता है। तो इस पे किस पे विशेष बल का प्रभाव मतलब ध्यान दिया गया है? 1D मतलब ODOP होता है ना, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो एक जिला एक उत्पाद जो है ना, एमएसपी के विचार पर मतलब कि विशेष ध्यान दिया गया ओडीओपी पे। ओडीओपी क्या कि 24 जनवरी 2018 को मतलब कि क्या है कि आया था। इसका मतलब ओडीओपी कहते हैं इसको, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है? पूरा का विस्तृत रूप क्या है? पूरा PURA, पूरा का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए, पूरा का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिए थे ना। तो पूरा का सिद्धांत देने वाले कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो पूरा का सिद्धांत देने वाले कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ये मतलब कि और इन्होंने लिखा है क्या? टारगेट 3 बिलियन। इस मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। उसके बाद इसको मतलब 2004 में क्या किया? लागू किए। प्रोजेक्ट जो था इसको 2004 में क्या किया? लागू किए थे। और उसके बाद इसका क्या होता है ना, पूरा का पूर्ण रूप क्या होता है ना? प्रोविजनल ऑफ अर्बन अमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज। ठीक है, प्रोविजनल ऑफ अर्बन अमेनिटीज़ इन रूरल एरिया पूरा का विस्तृत रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रीय पोषक संस्था किस भारतीय शहर में स्थित है? क्या है? राष्ट्रीय पोषण संस्था किस भारतीय शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्था हमारा कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है कि नीचे दी गई कौन सी सोशल मीडिया साइट है पेशेवर साझा करते हैं और संयोजन के लिए लोकप्रिय है? देखो एक क्या है ना, सोशल मीडिया साइट तो है जो पेशेवर के लिए साझा मतलब कि साझा करती है, और क्या है कि एक लोकप्रिय है। तो हमारा देखो इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, फ्लिकर नहीं है, लिंक्डइन। जो लिंक्डइन है जहाँ पे क्या है कि नौकरी खोजते हैं लोग, तो ये जो लिंक्डइन है यही क्या है पेशेवर की साझा करती है, यहाँ पे लोग नौकरी खोजते हैं। इसकी स्थापना 2002 में रीड हाफमैन ने की थी। कौन? रीड हाफमैन ने। लिंक्डइन, अब इसे याद करो कि रीड थे मतलब कोई हाफ आदमी था, उधर लिंक लगा दिया, ये लिंक लगा दिया, और इंक मतलब लिंक्ड इन कर दिया, लिंक लगा के इन कर दिया। तो उसके 2002 में, तो 2002 में मतलब क्या किए थे इसकी रीड हाफमैन ने की थी लिंक इन की स्थापना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या दिया कि विदेश मुद्रा विनिमय अधिनियम, जिसको फेरा बोलते हैं, ठीक है ना, इसको मतलब फेरा बोलते हैं। तो विदेश मुद्रा विनिमय अधिनियम, जिसको फेरा बोलते हैं, को बदलकर विदेश प्रबंधन द्वारा फेमा किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखो फेमा हमारा ना, फेरा को बदलकर फेमा लागू किया गया था हमारा, जिसको मतलब बोलते हैं कि फेमा क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलर एक्ट आया था मतलब फेरा। तो फेरा आया था ना कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलर एक्ट, फेरा आया था, फिर इसको बदल के ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया था फेमा। तो ये आया था मतलब कि ये मतलब कि आया तो फेरा आया था 1973 में, 73 में आया था, लेकिन इसको हटाकर फेमा कर दिया 1999 में। तो 1999 में क्या हुआ था फेमा, लेकिन लागू कब हुआ था? 2000, मतलब लागू की बात नहीं किया है, किस वर्ष मतलब कि क्या है, तो वहाँ पे क्या 1999 में मतलब दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1999 हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए क्या है कि फ्रीडम इन एक्साइज की आत्मकथा किसकी है? फ्रीडम इन एक्साइजल की आत्मकथा किसकी है? तो देखो हमारा फ्रीडम इन एक्साइजल की आत्मकथा किसकी है? दलाई लामा की है। महात्मा गांधी के सत्य के साथ मेरे प्रयोग न सत्य के पास मेरे प्रयोग किसकी? महात्मा गांधी की है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है। दलाई लामा की क्या है? फ्रीडम इन एक्सरसाइज। फिर क्या दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, जिसको IAEA की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु मतलब कि ऊर्जा
मतलब कि क्या होता है एजेंसी, ठीक है ना, जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। कहाँ होती है? 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समिति का मुख्यालय कहाँ? ऑस्ट्रेलिया वियना में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया वियना में। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उद्योग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाव रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन किसने किया था? तो देखो ये ना कहाँ पे है, आर्क ब्रिज है ना, तो आर्क की तरह बना है, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी पे बना है आर्क ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 559 मीटर है, ठीक है ना। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 6 जून 2025 को किया गया था। तो 6 जून, ये देखो ये बहुत ही मतलब क्या है, चिनाव ब्रिज से यहाँ पे जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पे है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इसका उद्घाटन 6 जून 2015 को बाई पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ठीक है, तो ये यहाँ से एक प्रश्न पक्का बनेगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो इसके कौन है? डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक है अनुपम खेर है। कौन है? अनुपम खेर है ना। योर बेस्ट डे इन टूडे, ये भी कौन लिखे? योर बेस्ट डे इज टूडे, ये कौन है? अनुपम खेर ही लिखे योर बेस्ट डे इज टूडे। फिर कहा वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो देखो कुल पद्म पुरस्कार देने वाली संख्या कितनी है? 139 है। कितने लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार? 339 लोग को। अब देखो विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया 7 लोग को, पद्म भूषण दिया गया 19 लोग को, और उसके बाद जो बचा 113, तो 113 दिया गया पद्म श्री। तो पद्म श्री दिया गया 113 लोग को, आप पद्म विभूषण दिया गया 7 लोग को, पद्म भूषण दिया गया 19 लोग को। इसकी मतलब स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इन तीनों की स्थापना पद्म विभूषण इनकी स्थापना 1994 में हुई थी। 94 का सॉरी गाइस 1954 में, ठीक है, 1954 में। तो कुल पद्मश्री कितना है? 139 है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा देखो 6वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है ना, तो 2025 का उद्घाटन हमारा कहाँ किया गया है? तो हमारा किया गया बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में ना। थाई बहुत इसकी क्या है? मुद्रा है थाईलैंड की। तो बैंकॉक थाईलैंड में क्या हो कि हमारा जो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया था ना। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कितने देश होते हैं? 7 देश होते हैं, भारत भी होता है इसमें। इसके मतलब कि घोषणा बैंकॉक घोषणा 1957 के द्वारा बैंकॉक के द्वारा घोषणा की गई थी। इसका बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। कहाँ है? बांग्लादेश ढाका में। तो कभी यही आसान प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन ये भी पूछ देता है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारा ढाका में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? उपराष्ट्रपति की बात क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। तो भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट अभी जगदीश धड़कन की जगह पे कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। तो पहले 14वें कौन थे? जगदीश धड़कन थे, उसने अपना त्याग पत्र दे दिया, तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं, ठीक है। वो पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहला देखो ऐसे दोनों मिले, पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ई पल्ली कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो इस समय मत 15 में है, ठीक है। हमने नेक्स्ट में देखिए कि हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो भारत में कौन सा शहर तेंदुआ राजधानी बना? तो कौन बना? बेंगलुरु। कौन बना है? इसमें क्या सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं, तो कौन बना हमारा? हाल ही में भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बना है? तो भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बना है? बेंगलुरु। सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं ना। इसको मतलब सिलिकॉन सिटी भी यही होती है, मतलब कि यही है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो देखिए राजकीय पशु का बात किया है, तो राजकीय पशु यहीं पे सब रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि राजकीय पशु क्या है हमारा? बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय मतलब पशु बारहसिंगा हो गया। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय मछली क्या है? चीतल है, चीतल। तो ये क्या हो गया? राजकीय पुष्प, जिसको टीसू भी बोलते हैं, पलाश भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिए क्या है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखो सबसे हल्की गैस कौन होती है? हाइड्रोजन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन भरी जाती है ना। तो हाइड्रोजन भी वायुयान के टायरों में भर सकते हैं, लेकिन इसको इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि यह क्रियाशील गैस है, आग लग सकती है ना, तो इसलिए इसको नहीं भरते। तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जो कि नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। देखिए गाइस, ये बहुत ही बेस्ट प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या करा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो जो थारू जनजाति है ना, थारू जनजाति क्या करती है, दीपावली को शोक के रूप में क्या करती है, मनाती है। दीपावली को शोक में रूप को मनाने वाले कौन है, थारू जनजाति, तराइन क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति। स्टार्टअप ऑफ इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो स्टार्टअप की शुरुआत ना 2016 में की गई थी। 15 घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2015 को, लेकिन शुरुआत की गई थी 16 अगस्त 2016 को। देखिए भाई, स्टार्टअप इंडिया की स्थापना घोषणा दोनों बेस्ट डेट है। 15 अगस्त 2015 को घोषणा, 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना शुरुआत की गई। ठीक है, तो घोषणा तो कर दी गई, शुरुआत भी हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टअप इंडिया की योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट पर अनचाहे मेल को क्या कहा जाता है। देखो अनचाहे मेल, जैसे कि हम लोग कभी कभी नहीं, देखो हम लोग कभी कभी मोबाइल चलाते हैं तो ऊपर से मेल आ जाता है, कोई मैसेज आ जाए कोई, तो उसको हम लोग चाहते नहीं है कि वो मैसेज आए, लेकिन वो आ जाता है, तो उसको बोलते हैं अनवांटेड मेल, जिसे अनचाहे मेल। तो क्या कहते हैं उसको। तो देखो हमारा फिशिंग क्या होता है ना, आप लोगों को पता है, फिशिंग मतलब फंसाना, मतलब किसी का डाटा लेकर चोरी करके उसको मतलब ब्लैकमेल करना, ही फिशिंग कहलाता है। वायरस जानते हैं, वायरस अगर कम मतलब कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर हैक करेगा, खराब हो जाएगा तो वायरस होता है। उसके बाद स्पैम, देखो स्पैम जो होता है, स्पैम बहुत अनवांटेड मेल होता है। अनवांटेड मेल ना चाहते हुए भी मतलब हमारा जो है कि आता है, उसको क्या कहते हैं, हम अनवांटेड स्पैम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्पैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, पानीपत का तीसरी लड़ाई की बात किया 1761 में किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई थी। देखो पहले पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, बाबर जीत गया था। और उसके बाद सेकेंड लड़ाई 1556 में, 1526 में, फिर उसके बाद 56 में बाबर और अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी ना, अकबर और हेमू के बीच। फिर उसके बाद 1761 में 1761 में लड़ी गई थी पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्या दिया, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रारंभिक खेल है। पारंपरिक खेल है ना। जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है। तो देखो जल्लीकट्टू ना, जो कि सब जो साड़ों पर काबू पाना होता है ना, साड़ों के लिए नहीं, तो साड़ों की लड़ाई के लिए की जाती है, जल्लीकट्टू होता है। तो हमारा पोंगल में होता है। तो पोंगल का ना नव वर्ष को क्या कहते हैं, जैसे केरल के नव वर्ष को विशु कहते हैं ना, तो उसी तरह पोंगल के नव वर्ष को पुथुंडू कहते हैं। तो हमारा कहाँ है, जलीकट्टू कहाँ है, साड़ों की लड़ाई पर काबू करना ही होता है। तो जलीकट्टू हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय ना सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान भी हमारा कहाँ है, लखनऊ में है। चीनी अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आनंद मठ उपन्यास जहाँ से वंदे मातरम लिखा गया, लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आनंद मठ के कौन है, मतलब लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है ना, जो 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, फिर क्या है, इसरो के सूर्य मिशन का नाम क्या है। इसरो के सूर्य मिशन का नाम क्या है। तो इसरो के सूर्य मिशन का नाम क्या, आदित्य L1। क्या है, आदित्य L1। इसरो के सूर्य मिशन का नाम क्या, आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था मतलब कि यहाँ से यार सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, जो रॉकेट था PSLV C57 द्वारा आदित्य L1। तो इसरो से सूर्य मिशन का आदित्य L1 हो गया। आदित्य L1 कब लॉन्च किया, 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। रॉकेट का क्या नाम था, PSLV C57। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या करा है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्था कहाँ है। तो कहाँ है, लखनऊ में है। तो देखो भातखंडे, ऐसे देखो लखनऊ के लोग ज़्यादा भात खाते हैं ना, तो लखनऊ के लोग क्या कहते हैं, भात खाते हैं, तो भातखंडे। तो भातखंडे कहाँ है, लखनऊ में। याद करने का ट्रिक कि लखनऊ के लोग जो है ज़्यादा भात खाते हैं। तो लखनऊ के लोग क्या होते हैं, ज़्यादा भात खाते हैं। तो भातखंडे कहाँ हो गया, लखनऊ में। तो भातखंडे कहाँ हो गया, लखनऊ में। 1526 में इसकी क्या हुई थी, वो मतलब स्थापना हुई थी विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा।
फिर देखिए, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, एक निगरानी करना क्या कहलाता है? देखो पहले देखो, कोई पीछा कर रहा है ना, कर जैसे टाल टाल का मतलब क्या होना, मतलब कि बात भी करना होता है, और उसके बाद वाल को वाक मतलब क्या होता है, टहलना होता है। तो जैसे कहता कोई तो आप पीछा करता, तो मतलब जाते तुम्हारे पीछे पीछे जाते टहली के जाते, तो लिखा है मतलब, तो पहले कि तुम्हारा पीछा करा तो जरूर कोई साइबर वाला काम कर रहा होगा। उसके बाद स्टॉलिंग, तो उसको मिला दे साइबर स्टॉलिंग। तो साइबर, आप लोग फिशिंग के बारे में बता दिए कि फिशिंग मतलब क्या, फंसाना होता है, किसी का डाटा लेकर चुरा कर उसके बारे में ब्लैकमेल करना फिशिंग कहलाता है। हैकिंग आप लोग जानते रहे कि हैक कर कर मतलब किसी को परेशान करा। स्पैमिंग आप लोग को बता ही दिए। उसके बाद क्या है कि साइबर स्टॉटिंग जो होता है ना, साइबर स्टॉकिंग जो होता है ना, इसी से क्या होता है, किसी व्यक्ति का पीछा करके निगरानी करना, ये कहलाता है हमारा साइबर स्टॉकिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो जो हमारा अम्ल वर्षा है ना, इसका मुख्य कारण क्या है ना, जिसको ये है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों है। देखो अम्ल वर्षा का ना दोनों मुख्य कारण है, कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड से अगर पानी से अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं ना कि क्या करता है? तो यही क्या होता है कि मतलब कि अम्लराज भी इसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, मतलब अम्लों का राजा भी बोलते हैं। ठीक है। N2O प्लस H2O को मिलाते हैं तो NaSO3 बन जाता है, नाइट्रिक। तो ये हमारा क्या होता है, तो हमारा जो अम्ल वर्षा होती है ना, उसका मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाई और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है अम्ल वर्षा का? 5.6 से कम। नेक्स्ट देखा है, श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? तो देखो वाणिज्यिक राजधानी पूछा, प्रशासनिक न्यायिक नहीं पूछा। प्रशासनिक न्यायिक का मतलब कि जहाँ से उसका न्यायालय चलता है, जहाँ से उसका न्यायालय, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे होता है ना, तो उसका न्यायालय। प्रशासनिक और न्यायिक राजधानी नहीं पूछा है, वाणिज्यिक राजधानी पूछा है। तो श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? कोलंबो है। और अगर प्रशासनिक न्यायिक राजधानी पूछेगा ना, तो श्री जयवर्धने पोटेकुरम, श्री जयवर्धने पूरा कोटे है ना। ठीक है। फिर देखो क्या है ना कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है? हमारा रुपया है। ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया है। और नदी का महावेली गंगा है। खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। श्रीलंका का खेल कौन है? वॉलीबॉल है। भाषा कौन है? सीली तमिल है। और उसके बाद चोटी कौन से है? पिदरूथल गला। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो आप लोग को बता दें, केंद्रीय अनुसंधान भातखंडे जहाँ पे है। लखनऊ के लोग क्या खाते हैं? भात खाते हैं। आप लोग को बता दें, लखनऊ के और क्या खाते हैं? भात खाते हैं। तो भातखंडे कहाँ हो गया? हमारा यहाँ हो गया। औषधि वाला कहाँ हो गया? कानपुर में हो गया। औषधि वाला कहाँ कहाँ हो गया? आप लोग को बताए थे कि गन्ना अनुसंधान संस्था भी लखनऊ में है, और दलहन और चीनी अनुसंधान कानपुर में। वाराणसी में कहा साग भाजी अनुसंधान। साग देखो अब यहाँ से याद करो कि भात खंडे लखनऊ के लोग भात खाते हैं, लेकिन यहीं पर वाराणसी के लोग क्या करते हैं? साग भाजी खाते हैं। तो वाराणसी के लोग देखो भाई सीधा साधे होते हैं, क्योंकि भक्त होते हैं। जानते हो वाराणसी में मतलब बहुत ही मंदिर है, 80 घाट बोला जाता है वाराणसी को। तो मंदिरों है, तो मंदिर वाले होंगे पूरे पूजा पछारी होंगे, तो वो सब क्या खाएंगे? तो वो सब क्या खाते हैं? साग भाजी खाते हैं, मतलब अच्छा शुद्ध खाना खाते हैं। अब पूजा वूजा करते, पुजारी उजारी है, तो अब मीठ मुँह वो सब थोड़ा ना खाएंगे भाई, साग भाजी खाते हैं। तो वो सब वाराणसी के लोग क्या करते हैं? साग भाजी। तो साग भाजी अनुसंधान कहाँ? वाराणसी में है। भातखंडे कहाँ है? लखनऊ में है। और उसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ? लखनऊ में है। कानपुर कहाँ है? मतलब दलहन और शर्करा जो चीनी है वो अनुसंधान कहाँ? कानपुर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या करा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरामिट सिटी कहा जाता है? तो देखो सिरामिट सिटी ना, देखो फिरोजाबाद जानते हैं ना, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। तो हमारा जो फिरोजाबाद है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भदोही क्या है? हमारी कालीन नगरी है। रामपुर क्या है? चाकू से संबंधित है। रामपुर क्या है? चाकू से संबंधित है। भदोही क्या है? कालीनी नगरी है। फिरोजाबाद क्या है? चूड़ी से संबंधित है। तो जो हमारा सिरामिक सिटी है ना, वो क्या है? खुर्जा है। सिरामिक सिटी हमारा क्या है? खुर्जा। ठीक है ना, तो हो जाएगा खुर्जा। नेक्स्ट में देखिए क्या, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? तो 8 पुलिस जोन है। कितने पुलिस जोन है? 8 पुलिस जोन है ना। और जो कि इसमें बाद में रेंज में भी बदल जाता है। ठीक है। अब मंडल कितना? 18 है। जिले कितने हैं? 75 है। फिर ना, फिर का रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? देखो अगर देखो इसे याद करें,
रक्त का बात किया तो रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। एक पिगमेंट रक्त में पाया जाता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। अब देखो जैसे दूध पीते हैं आप, तो दूध कोई पीगा तो ताकत आ जाएगी, तो नहीं कहेगा कि दूध पी के आए किसी का छक्का छुड़ा देंगे। छक्का छुड़ा देंगे तो छक्का छुड़ाना मतलब 6.4, तो दूध का पीएच मान क्या हो जाएगा हमारा 6.4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गाइस कि 18 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण न डेमोनेटाइजेशन जिसको बोलते हैं के दौरान कौन सा नोट बंद किया गया था? तो देखो जब नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 को, तो यही भी पूछ देता है कि नोटबंदी कब हुई थी। तो अभी तक नोटबंदी कुल 3 बार हो चुकी है, ठीक है ना। तो नोटबंदी कब हुई थी अभी हाल में तो पूछेगा, अगर डेट दे देगा तो हमको याद होना चाहिए 8 नवंबर। देखो नवंबर है और इसे दे देता है कि 8 नवंबर 16 नवंबर इसे दे देता है, तो हमें याद रखना है 8 नवंबर 2016 को हमारे जो विमुद्रीकरण हुई थी तो उसमें 500 और 1000 रुपये के नोट पे क्या होता है नोट बंद किए गए थे, ठीक है ना। 8 नवंबर 2016 को 500 1000 रुपये के नोट बंद कर गए थे। फिर नई नोट 500 2000 की नोट क्या की चलाई गई थी, लेकिन 2000 मतलब 23 में भी 2000 को भी धीरे मतलब हटा दिया गया था। तो हमारा पीएम नरेंद्र मोदी थे उस समय, और उसे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली थे। आरबीआई गवर्नर। पूछता है प्रश्न गाइस, पूछता है कि जब नोटबंदी हुई थी, जब विमुद्रीकरण हुआ था ना, विमुद्रीकरण जब हुआ था ना, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो हमारा आरबीआई गवर्नर कौन थे? अरुण जेटली थे। कौन थे? अरुण जेटली बोल रहे हैं, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष है। अब बाल भट्ट हर्षचरित्र बाल भट्ट लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे से? तो गोमती नदी के किनारे। तो देखो लखनऊ लखनऊ के आप लोग को बता दें कि लखनऊ में क्या है, गन्ना अनुसंधान संस्था है। और लखनऊ के लोग क्या है कि भात खाते हैं ना, भात खाते हैं तो जाके कहे गोमती नदी में पानी पीते हैं ना, भात खाते हैं तो क्या गोमती नदी से पानी पीते हैं। तो गोमती नदी कहाँ? हमारा लखनऊ में है, ठीक है। तो लखनऊ में हमारा क्या है? गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ? लखनऊ। उस लखनऊ किनारे, जो कि गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर भी का है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे का अयोध्या है। गंगा नदी के किनारे कानपुर है, कन्नौज है, प्रयागराज है, वाराणसी है। और उसके बाद यमुना कहाँ है? यमुना हमारा मथुरा इटावा में, आगर यमुना नदी के किनारे हमारा आगरा है, मथुरा है, इटावा, ये सब हमारा यमुना नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट का क्या है, निम्नलिखित कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है? इनपुट टैक्स आईटीसी जिसको बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्या होता है हमारा ना, किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है ना। जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को क्या थी इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यह किस विषय पर आधारित है? तो देखो गोदान जो है ना मुंशी प्रेमचंद जी का, उनकी उन्हीं की रचना है गोदान, ठीक है। लेकिन वो किस विषय पे है ना, देखो भारतीय किसान और ग्रामीण जीवन, भारतीय किसान और ग्रामीण जीवन पर आधारित है गोदान। तो इनकी गोदान हो गया, निर्मला हो गया, कफन हो गया, गोदान किसान नमर गबन, मतलब कि तो निर्मला गबन, मतलब कि उसके बाद कफन गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। फिर देखिए क्या कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रक यूल के नाम से जाना जाता है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रक यूल के नाम से जानता है? भूटान। कौन सा? भूटान। भूटान को हम क्या जानते हैं? थंडरवाल जानते हैं। वही थंडरवाल ड्रक यूल को थंडर ड्रैगन बोलते हैं। थंडर ड्रैगन भूटान को कहा जाता है ना। और उसके बाद स्थल रुद्र देश नेपाल को कहा जाता है। फिर गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। फिर सिलोन का देश श्रीलंका को कहा जाता है। तो श्रीलंका क्या कहा जाता है? सिलोन का देश। गोल्डन पैगोडा को म्यांमार का देश। थंडरवाल भूटान को कहा जाता है। रुद्र अरसल देश नेपाल को कहा जाता है। उसके बाद देखो भूटान की मतलब क्या थिम्पू है। उसके बाद इसकी मुद्रा क्या? न्यूगल ट्रम्प है। अब भाषा क्या है? जोगखा है। चोटी कौन है? गगखर पुंज सुम, ऐसी ऐसी तो चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं, देखो तो चरकुला कहाँ है? ब्रज ब्रज में होता है, वो भी रासलीला ब्रज का होता है। कर्मा भी होता है, खरवाल होता है। देखो बिहू देखो हमारा असम में होता है, खरवाल मिर्जापुर में कर्मा होता है। बिहू हमारा असम में होता है। तो ये नहीं है, ये तो ऑप्शन में कोई भी मार देगा अगर इससे आ जाएगा तो। असम क्योंकि बिहू बहुत ही असम से अलग है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या क्या है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन में पुलिस अधीक्षक एसपी के ठीक नीचे कौन होता है? तो एसपी के ठीक नीचे एएसपी होता है। कौन होता है? असिस्ट एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना। तो हमारा एसपी के नीचे एएसपी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो भारत का सबसे लंबा NW मतलब राष्ट्रीय जल मार्ग बोला है, नेशनल वाटरवे। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे NW कहाँ है? हमारा प्रयागराज से हल्दिया तक है। कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर देखिए क्या है कि नेशनल मतलब कि दो कहाँ है, मतलब कि सदिया से डुबरी तक नेशनल वाटरवे 2 है, और कोलंबो से कोंटपुरम तक नेशनल वाटर वे 3 है, और नेशनल वाटर वे 4 कहाँ है? काड़ी नाड़ा से पुडुचेरी तक, काकीनाडा से। फिर पूछा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो हमारा देखो उत्तर प्रदेश की बात किया तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, ठीक है। अब भारत ऐसे इस तरह मतलब 943 है, तो मतलब कि इसका मतलब 1000 महिला मतलब कि 1000 पुरुषों पर ना इतना, मतलब ये तो है भारत की है। उसके बाद फिर के यूपी के कितना 912 है। तो हमारा यूपी का पूछा, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछा है, लेकिन पूरा भारत का पूछता है तो 943 है, 943 है, लेकिन यूपी का कितना 912 है, ठीक है। और सबसे जिला में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? तो जौनपुर में है। और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। फिर का है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस देखो, इनपुट डिवाइस का मतलब ना वो चीज़ जिसे हम क्या कहते हैं कि जैसे कोई उससे हम क्या प्रयोग में ला कर उसको कोई डाटा को इन करते हैं। जैसे कीबोर्ड होता है, देखो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं अपना मतलब काम करते हैं तो वो इन होता है अंदर, ठीक है। माउस से भी अपना वही काम करते हैं, स्कैनर भी होता है तो वही काम करता है। कि प्रिंटर जो होता है ना, प्रिंटर देखो रखा रहता है, प्रिंटर से हम ऐसा कोई काम नहीं जो कंप्यूटर में उस काम करे। प्रिंटर रखा रहता है अपना काम करता है, तो प्रिंटर हमारा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो बल का एसआई मात्रक, फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 को अस्की मतलब UNRD। तो मानवाधिकार दिवस की मानवाधिकार तो शायद 10 दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। शहरीकरण जिसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं, का मुख्य कारण क्या नहीं है? तो देखो शहरीकरण में क्या नहीं, तो औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो सभी औद्योगिकीकरण जो जितने भी इंडस्ट्रीज है वो सब शहर में ही है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, देखो बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ कहाँ पे है? शहर में ही है। उसके बाद रोजगार के अवसर, देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो रोजगार के अवसर लोग भागते हैं शहर में जाते हैं, शहर तभी ना। लेकिन कृषि पर निर्भरता बढ़ना, कृषि पर अगर लोग निर्भर बढ़ाए तो शहर में नहीं करेंगे, वो गांव में ही करेंगे। गांव में लोग क्या करते हैं? कृषि पर निर्भर बढ़ाएंगे, निर्भर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। सीवी रमन थे, जो कि 1954 में भारत रत्न की हुई थी स्थापना हुई थी ना। सीवी रमन के बाद कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उसके बाद क्या होते? सी राजगोपालचारी। तो पहले कौन थे? सीवी रमन, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर सी राजगोपालचारी। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखो वह पर 4 राज्यों की सीमा को, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों को सीमा को स्पर्श करता है ना, तो हमारा क्या होता है ना? सोनभद्र। सोनभद्र देखो इधर कोने में आता है, तो MP बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ चारों से मतलब टच करता है। हाल ही में भारत ने किस देश में S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है? तो रूस से भारत ने ये S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। कहाँ से? रूस से। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। 5 सितंबर को हम क्या शिक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 60% है। तो 60% तो सबसे मतलब कौन हुआ? यह ना हुआ। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? तो हमारा जो अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 जो कि हमारा जो कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। 16 में क्या, लोक नियोजन के अवसर की समता। 18 में उपाधियों का अंत। 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना गया था? तो शिक्षा का अधिकार को ना, जो कि देखो 100 से शिक्षा हो गया, 100 से 86 हो गया। आप लोग को पहले ही बताए थे कि 6 से शिक्षा, 6 से 86। तो 21वां संविधान संशोधन, मतलब कि 21वां संविधान संशोधन 6 से, मतलब वो तो वो बात दूसरी है, उसको बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए शिक्षा की बात किया तो 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा 2002 में। 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। तो शिक्षा का अधिकार का हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 64वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, 1992 में हुआ था। आप देखो 14 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी, आर्टिकल नंबर 21A में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा दी जाएगी, आर्टिकल नंबर 1। फिर का, राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो देखो राज्य विधानमंडल के ना 2 सत्रों के बीच अधिकतम ना 6 माह का अंतराल हो सकता है। अधिकतम कितने माह का अंतराल हो सकता है? 6 माह का ना। फिर का, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो देखो राज्यपाल के लिए ना कितना होता है, 35 होता है। तो देखो राष्ट्रपति के लिए 35 होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए 35 होता है, राज्यपाल के लिए 35 होता है, उपराज्यपाल के लिए 35 होता है। देखो राष्ट्रपति के लिए 35 होती है, उपराष्ट्रपति के लिए 35 होता है, राज्यपाल के लिए 35 होता है, उपराज्यपाल के लिए 35 होता है। 35 किसके लिए होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल ना। अब देखिए क्या होता है, 30 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा सदस्य के द्वारा, विधान परिषद सदस्य के द्वारा कितना होता है? 30 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य का वर्ष कितना होता है? 30 वर्ष होता है। पंचायत के लिए 21 वर्ष होता है, मतदाता के लिए 18 वर्ष होता है। पंचायत अगर करें तो 21 वर्ष, मतदाता के लिए 18 वर्ष। लेकिन लोकसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा का, विधानसभा का प्रधानमंत्री कितना होता है? 25 वर्ष होता है। तो इसको आप लोग वर्ष याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री कितना होता है? 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आर्टिकल 50 है ना, आर्टिकल 50 में कहा ना कि कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। तो वो क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ है? आर्टिकल 50 में, ठीक है। फिर कहा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इस समय कौन है? सुकुमार सेन है। मतलब कि वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? हमारा ज्ञानेश कुमार है। लेकिन प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। इनका जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है ना, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर ना, तो मंत्री परिषद हमारा जो कि आर्टिकल 75 मतलब सब आर्टिकल 3 में आता है। तो हमारा लोकसभा के द्वारा क्या होता है? हमारा लोकसभा के द्वारा हमारा क्या होता है? इसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्या करा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिका से हमारा किससे है? 9A में, भाग 9A में नगर पालिका से है, ठीक है ना। भाग 10 में क्या? SC ST का क्षेत्र है, ठीक है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है, ठीक है। भाग 11 में क्या है ना? केंद्र राज्य संबंध है। भाग 9B में क्या? सहकारी समिति है। भाग 15 में क्या? हमारा निर्वाचन है। भाग 17 में हमारा भाषा है। भाग 18 में आपातकाल है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, जो कि आप साउथ अफ्रीका से लिया गया है 300 आर्टिकल नंबर 368 में। फिर क्या है कि भारत के राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत का राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में है। वित्तीय आपातकाल कहेगा ना तो हमारा 360 में है। राष्ट्रपति शासन बोलेगा तो 356 में है। तो हमें ये सब बात याद रखना है। तो हमारा राष्ट्रपति आपातकाल कितना बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। 1962 में, 1971 में, 1975 में। कितने बार लगा है?
राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा, 1962, 1971, 1975 में, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1960 में हमारा वित्तीय आपातकाल है, जो कि अभी तक नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन आप लोग को 356 में बता दिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट गाइस क्या है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति ना राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है, पीएम के सिफारिश पर। अगर पीएम सिफारिश देगा तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी, जिसको गिरी ब्रज बोलते हैं। तो राजगिरी में क्या थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी ना राजगिरी में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके? दादा भाई नौरोजी की है। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है, ठीक है। द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को। टीपू सुल्तान किस रियासत का शासक था? तो मैसूर का था, मैसूर का, ठीक है ना। देखो गाइस, जो आसान प्रश्न उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं दे, ज़्यादा टाइम उस पर नहीं देंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जो जनरल डायर ने वहाँ पे मेला लगा था, तो वहाँ पे जनरल डायर ने आदेश दे दिया था, जो कि मतलब सब पे गोली चला दी गई थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने 1829 में गैर कानूनी घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बाइटिंग, लॉर्ड विलियम बाइटिंग के ने मतलब राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बाइटिंग की सहायता से सती प्रथा को क्या किया था? गैर कानूनी घोषित किया था, मतलब अंत किया था। तो लाल विलियम बाइटिंग हो जाएगा। तो देखो लाल विलियम बाइटिंग क्या होता है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बाइटिंग था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बाइटिंग था। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बाइटिंग है ना। लॉर्ड कैनिंग का प्रथम वायसराय कौन है भारत का? मतलब प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। फिर देखिए क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, 1905 में पूरे महाराष्ट्र में। फिर खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश शासक ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का किस राज शासक ने? चंदेल राज शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था ना। फिर तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? हमारा गयासुद्दीन तुगलक है। सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन था? हमारा खिलजी वंश था। कौन था? खिलजी वंश था। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? तुगलक वंश था। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन है? तुगलक वंश है। फिर हर्षचरित की रचना बाल भट्ट द्वारा की गई है। हर्षचरित की रचना किसने की है? बाल भट्ट की है। ह्वेन की एक रचना कौन? सियुकी किसने लिखी है? ह्वेन सांग ने लिखी है। हर्षचरित्र कादम्बरी की रचना बाल भट्ट ने की है, ठीक है ना। कालिदास जानते हैं? मालविक्राग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। और है बहुत सी कालिदास की। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट हमारा कौन था? बहादुर शाह जाफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जाफर द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है ना। क्षेत्रफल में सबसे छोटा छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? गोवा है। सबसे छोटा कौन है? गोवा है। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में मतलब सर्वप्रथम है। फिर कहा है कि पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊष्मा जो होती है उसको क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप। तो सूर्य से जो प्रताप या ताप ऊष्मा जो होती ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो देखो अरावली, देखो गुरुजी अरावली मत मतलब कि मत काटो। जैसे गुरुजी अरावली मत काटो, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरुजी अरावली मत काटो, तो गुरु शिखर क्या हो जाएगी? गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? गुरु शिखर। तो अरावली जी गुरु मत का अरावली जी का थी गुरु जी अरावली मत काटो, तो आपका गुरु से क्या हो जाएगा? गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी। फिर धूपगढ़ कहाँ है? देखो धूप लगी, जैसे कि सतपुड़ा अगर धूप लगी तो तू का हो जाएगा? पूरा हो जाएगा।
मतलब कि सतपुड़ा। सतपुड़ा मतलब समझा वही थे कि धूप लगी तो तुम्हारा धूप, सतपुड़ा कहाँ एमपी में है, धूपगढ़ भी की चोटी कहाँ एमपी में है, तो धूपगढ़ की कौन है, सतपुड़ा। सतपुड़ा की क्या है, धूपगढ़ है। तो सतपुड़ा जैसे देखा कि धूप लगी तो तू सट जीवा, सट जीवा, तो धूप लगी अगर चाप के तो तू सट जीवा, तो सतपुड़ा कहाँ, धूपगढ़ की चोटी है ना। डोडा बेट्टा हो गया। फिर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कलसूबाई। कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। देखो गुरु शिखर की है 1722 मीटर है गुरु शिखर। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को अलग दो भागों में विभाजित करती है, तो कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो अलग भागों में विभाजित करती है, तो हमारा कर्क रेखा। भारत की बात करते हैं ना, तो भारत को कर्क रेखा दो भागों में काटती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत को काटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, देखो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर क्या होती है, गुजरती है। फिर क्या है कि देखो जो हमारी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क माई, कर्क माई, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। यलियम, देखो यल यम होता ना, यल यम होता ना, यल से लिम्पोपो हो गया, यम से मकर रेखा, यल यम ना, तो यल से लिम्पोपो हो गया, यम से मकर रेखा हो गया। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार। अबे इस बात भी पूरा याद रखना है, यहाँ से प्लस पक्का प्रश्न। देखो ओजोन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस होता है, तो आप लोग को पहले भी बता चुका, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CFC, तो ये हमारी ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या होती है, मुख्य उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार है। और ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर क्या है, टीन और सीसा के मिश्रण से कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो टीन और सीसा के मिश्रण से कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो सोल्डर बनता है। कौन सा, सोल्डर बनता है। फिर क्या है, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है, जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर हमारा अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ती है, ठीक है। फिर का किस प्रकार की चट्टानें पृथ्वी के अधिकांश क्रस्ट का निर्माण करती है, तो देखो पृथ्वी के अधिकांश क्रस्ट, क्रस्ट मतलब का निर्माण करने वाली ना आग्नेय चट्टानें होती है। तो आग्नेय चट्टानें हमारी जो होती है ना, वो क्या करती है, पृथ्वी के अधिकांश क्रस्ट का निर्माण करती है। देखो किस देश को हंगरी मतलब हजारों झीलों की भूमि कहते हैं, तो जो फिनलैंड है ना, फिनलैंड को हम क्या कहते हैं कि झीलों की भूमि कहते हैं। तो किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं, तो हजारों झीलों की भूमि किसको कहते हैं, फिनलैंड को ना। अब मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि में जो सूर्य उग जाता है बस सूर्य का देश को नॉर्वे को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना, मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र में जमुना। फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष क्या तुहिनकांत पांडे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये 1992 एक्ट द्वारा आया था, ठीक है ना। सेबी के बारे में इतना याद रखना। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, देखो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन नीली क्रांति। अब पीली क्रांति से तेलहन हो गया, जैसे कि देखो जैसे तेल ओल होता है ना, जैसे इसे देखो तेलहन पीली क्रांति से, जैसे सरसों पीली हो जाती है तो उसके बाद उसे तेल निकलता है, तो तिलहन क्या हो गया, पीली क्रांति, और मत्स्य पालन हो गया नीली क्रांति। आलू गोल होता है तो गोल क्रांति हो गया। उर्वरक से हो गया भूरी क्रांति, उर्वरक से हो गया भूरी क्रांति, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या, नगद आरक्षित अनुपात, जिसको CRR का क्या अर्थ होता है, तो CRR का होता है कास्ट रिजर्व रेशियो, जिसको बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वह राशि जो वाणिज्य बैंकों को RBI के पास नगद रूप में रखनी होती है, वह राशि जो वाणिज्य बैंकों को RBI के पास नगद रूप में रखनी होती है, उसको क्या कहते हैं, हम CRR बोलते हैं। नेक्स्ट क्या क्या,
अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें खनन और उत्खनन शामिल है क्या कहलाता है? तो खनन और उत्खनन दोनों शामिल है तो उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। तो खनन और उत्खनन दोनों शामिल है तो उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र किसको? उद्योगों को बोलते हैं। मतलब उद्योग जिसमें होते हैं, जिसमें उद्योग द्वितीय क्षेत्र में होते हैं, सेवा सेक्टर को क्या बोलते हैं? और उसको हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, सेवा सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को। नेक्स्ट क्या है? राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहें कि वह कर प्रणाली जिसमें आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ती है क्या कहलाती है? तो देखो, आय बढ़ने के साथ अगर कर की दर भी बढ़ रही है तो प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है, प्रगतिशील टैक्स कहलाता है। दोनों बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रही है, कर भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि टैक्स भी बढ़ रहा है। तो टैक्स भी बढ़ा तो उसको क्या प्रगतिशील टैक्स बोलते हैं। फिर क्या है कि भारत में जीडीपी की गणना के लिए वर्तमान आधार पर क्या है? तो जीडीपी की गणना के लिए वर्तमान आधार पर वर्ष कौन सा है ना? 2011 से 2012 तक। ठीक है ना। फिर क्या कहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड का मुख्यालय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नाबार्ड देखो कृषि से संबंधित होगा। देखो कृषि से तो क्या है? कृषि से देखो यहाँ पे है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि के लिए ऋण पुनर्वित्ति प्रदान करना नाबार्ड होता है। ठीक है ना। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। शिवरामन समिति पर कृषि के लिए संबंधित है। 12 जुलाई 1982 में कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति पे की गई थी? श्री शिवरामन समिति पे। ठीक है। फिर देखिए क्या है, केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है? तो केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन से है? निगम कर। कौन है? निगम कर है। ठीक है। देखो कौन है? सबसे बड़ा टेस्ट तीना होता है। कौन कौन सा होता है? केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा होता है? तीन होता है। एक आयकर होता है, एक जीएसटी होता है, एक निगम कर होता है। पहला आयकर होता है, फिर जीएसटी होता है, फिर निगम कर होता है। तो आयकर दिया नहीं है, जीएसटी दिया नहीं है, तो निगम कर हो गया। ठीक है। फिर दिया है कि कृषि आय जिसको एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं, कृषि आय पर कर कौन सा लगा सकता है? तो कृषि आय पर कर कौन लगा सकता है? तो राज्य सरकारें। राज्य सरकारें जो होती है ना हमारे, कृषि आय पर क्या की कर लगा सकती हैं। फिर क्या है कि सामान्य नमक, यहाँ से साइंस का प्रश्न शुरू होगा जो कि बहुत ही आसान आसान है। ठीक है। पूछा है जिसको सामान्य नमक साधारण नमक कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है? NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। फिर देखो दाब दिया, दाब जो प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा पास्कल होता है। जो दाब होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, जो कि हमारे रक्त में जो हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो हमारा जो रक्त का हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे ऑक्सीजन को क्या करना? परिवहन करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वह कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? देखिएगा जी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम लोग। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं कहा है। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कहते तो हम जनरेटर मार देते हैं। जनरेटर हमारा यांत्रिक होता है और उसके बाद उसको चालू कर देते तो विद्युत देने लगता है, तो हमारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है। लेकिन यहाँ पे ना रासायनिक ऊर्जा की बात क्या है, तो हमारे जो बैटरी सेल होती ना है, बैटरी सेल, तो बैटरी सेल हमारी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट क्या क्या कि लोहे में जंग लगना जिसको रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग इन आयरन। तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारा ऑक्सीकरण है। देखो ऑक्सीकरण इसलिए ना, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण है ना, क्योंकि देखो लोहे में ना, लोहे में जंग किस लिए लगता है? अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में पहले तो मतलब है, और उसके बाद देखो पानी पर, पानी से भीग जाएगा लोहा, तो उसे क्या करेगा वो, उससे क्या हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीकरण मतलब हो जाएगा, तो वही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया से क्या होगा? लोहे में जंग लगना होता है ऑक्सीजन के द्वारा। फिर क्या सरल आवर्धन लेंस में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सरल आवर्धन लेंस को ये क्या होता है? अभिसारी लेंस भी बोलते हैं हम, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? आइजैक न्यूटन है। कौन है? आइजैक न्यूटन है ना। फिर क्या है कि मानव शरीर में जो किडनी होती है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो किडनी है ना मानव शरीर में, उसका मुख्य कार्य होता है रक्त को छानना और अवशिष्ट और जितने बेकार पदार्थ उसको हटाना।
तो रक्त को छानना और अवशिष्ट को हटाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आतिशबाजी। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो हमारा आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है ना, वो किसकी उपस्थिति का होता है? जो बेरियम होता है ना, बेरियम के कारण हमारा जो कि हरा रंग दिखाई देता है, बेरियम। तो हमारा जो बेरियम का उपयोग किया जाता है आतिशबाजी, जो पड़ाका वड़ाका होते हैं ना, उसमें बेरियम का प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान हमारा कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि पलायन वेग का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण से मुक्त। अगर इतना क्यों स्पीड से तो फेंक दी तो फिर अबे ना करवा, फिर खत्म हो जीवा। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या होता है? हमारा स्केप वेलोसिटी होती है। ठीक है, जिसका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाना। तो यहाँ पे गाइज हम क्या 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और ये मेरा ये भी वीडियो कंप्लीट हो चुका, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय।